हाँ जी, नमस्कार। गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। मेरी आवाज़ वो आपके पास एकदम क्लियर आ रही है सब लोगों के पास? हम्म। एक बार बताना सब जितने भी मेरे साथी जुड़े हैं। राधे राधे पूनम, राधे राधे मेरे प्यारे डियर, सबको राधे राधे। हाँ जी, अब लो। और बताओ, कैसे हैं आप सब लोग? अनुप्रिया राठौड़, गुड मॉर्निंग बेटा। चिंकी, गुड मॉर्निंग डियर। रविंदर, सलोनी, दीपिका, लवली। सर लवली, आज आपका बैच चेंज हो जाएगा, 101% हो जाएगा। 11 बजे एक बार मैसेज और कर देना। मैं 4 से 5 बार उसको मैसेज भेज चुका हूँ, वही बेचारा काम बहुत ज़्यादा रहता है, भूल जाता है वो। हिंदी वाले सर चेंज कर दो, हमारे फास्ट पास्ट पेपर हिंदी के हैं वो इतने स्लो चल रहे हैं। देखो बेटा, स्लो नहीं चल रहे हैं। साहिल, जो भी आप, क्या नाम मेरा डियर, वो अपने हिसाब से करा रहे हैं। किसी टीचर को आप ऐसा नहीं कर सकते कि तुम स्लो पढ़ा रहे हो, तुम फास्ट पढ़ा रहे हो, है ना? क्योंकि आपके पास समय बहुत है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको बहुत ज़्यादा डीप में जा करके पढ़ना है। समझ रहे हो ना? तो तुम अपने दिमाग में ये मतलब हो कि मुझे हिंदी है तो महीने भर के अंतर्गत ही करवा दो। कम से कम ये अगर हिंदी का टाइम लगता है ना आप लोगों को, अगर हिंदी में मैं कम से कम भी समय बताऊं आप लोगों को मेरे दोस्त, तो मान करके चलो आप लोग, मान करके चलो आप लोग प्यारे बच्चों, 200-250 घंटे, है ना भाई? 200-250 घंटे मान करके चलो आप लोग। ऐसे तो लोग हैं वो आपको 60-70 घंटे में, 70-80 घंटे में भी पढ़ाने वाले खूब मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको हिंदी पढ़नी है और भारत क्या, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इतना तो पेशेंस रखना पड़ेगा। सुमन है कि सर पीडीए रहे हैं हम, क्योंकि हमें समझ अच्छा आ रहा ना सुमन, अच्छी बात है। आज हिंदी की क्लास की सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं था यार। अब देखो, सर क्या है कि क्लास घर से लेते हैं, स्टूडियो से, यहाँ अपने ऑफिस से नहीं लेते, है ना? तो यहाँ से जो टीचर क्लास लेता है उनका तो हमें सबका पता होता है ना? अब मैंने उनको जब फ़ोन किया, पहली बार उन्होंने उठाया नहीं, दूसरी बार उन्होंने जब बोला कि साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पहले मैंने सोचा 9 बजे ले लूंगा, लेकिन मेरा गला ठीक नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो फिर। अच्छा, ठीक है। तो हिंदी वाली क्लास का मैंने बता दिया, बार बार प्लीज आप एक ही चीज को मत दोहराना। अब हम लोग अपने वाले टॉपिक पे चलते हैं। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल 16 पढ़ा था मेरे दोस्त। पिछली क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 16 पढ़ा था। और आर्टिकल 16 के अंतर्गत मेरे प्यारे डियर, हम लोगों ने क्या देखा था? 16(1) देख लिया था। आर्टिकल 16 का सब क्लोज 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई सरकारी नौकरी के अंतर्गत है, वो आरक्षण दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही मैंने आप लोगों को बताया था। हाँ, हाँ, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ अरे यार, राम सर बहुत बड़े टीचर है हिंदी के, आपको मैं बताऊं, आप उनको जानते नहीं हो। आप उनसे कंटेंट क्यों, है ना, उनसे पहचान करो आप लोग। अब आपके दिमाग में तो क्या ये है कि साहब, हाँ, वो आ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। और राम सर बहुत बड़े हिंदी के टीचर है, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। आप उनकी उम्र से ही देख लो यार। हम जब कहते हैं ना कि हम स्कूल में पढ़ते थे, तब से वो पढ़ा रहे हैं, ये मान के चलो। आज मुझे पढ़ाते हुए 5 से 6 साल हुए हैं, और सर पढ़ा रहे कम से कम 15 से 20 साल, 20 साल से। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल इंसाफ, आपकी भी मैराथन कराएंगे, आपकी भी मैराथन कराएंगे प्यारे बच्चों। अब देखो, एक बार थोड़ी सी बातें नहीं कराना यार, क्योंकि बातें करेंगे तो फिर छूट जाएगा चीज़ें अपनी क्लास। वैसे ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं, पीछे तो नहीं चल रहे हैं हम लोग, लेकिन थोड़ा कम स्लो चल रहे हैं हम लोग, स्लो से ज़्यादा चल रहे हैं। अब देखिएगा, आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत मैंने बताया कि साहब लोक नियोजन में अवसर की समानता है, तो राज्य है वो किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में भेदभाव नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। अब आर्टिकल 16(2) क्या बोलता है?
अब आर्टिकल 16 का सब क्लोज 2 ये क्या बोलता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। ये बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि राज्य के द्वारा नागरिकों को राज्य के अंतर्गत, है ना, लिखना एक बार, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा नागरिकों को, राज्य द्वारा नागरिकों को राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, हमने क्या लिखा, राज्य द्वारा नागरिकों को राज्य के अंतर्गत, राज्य मतलब सरकार, नागरिक मतलब भारत की जनता, और राज्य के अंतर्गत मतलब पूरे भारत के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों नियुक्ति और रोजगार, नियुक्ति और रोजगार, नियुक्ति यानी किसी भी चीज में कोई नियुक्ति हो रही है या कोई सरकारी नौकरी मिल रही है ना, या कोई सरकारी नौकरी मिल रही है मेरे प्यारे बच्चों, नियुक्ति एवं रोजगार में केवल, नियुक्ति एवं रोजगार में केवल, नियुक्ति एवं रोजगार में केवल, अब आपको ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा यहां ध्यान रखना है, केवल, या ऐसा सीधा लिख लो, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान से पहले उद्भव लिखो, फिर जन्म स्थान लिखो मेरे प्यारे बच्चों ना, पहले उद्भव लिखो तो थोड़ा सा वो सिस्टम से चलते रहे ना, उद्भव, उद्भव, जन्म स्थान, जन्म स्थान, और लास्ट में लिख लो आप निवास, 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 ठीक है ना, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। लो जी साहब, हमने बोला, एक बार समझना आप लोग, है ना, हमने आर्टिकल 16(1) के अंतर्गत बोला था भैया कि राज्य है, राज्य यानी सरकार है, वो हमारे देश के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के साथ सरकारी नौकरी और रोजगार की नियुक्ति के अंतर्गत किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो नहीं करेगा, ठीक है साहब। 16(2) में हमने बोला है कि साहब केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, धर्म कि चाहे व्यक्ति का कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो सिख धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो, धर्म के आधार पे ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें इस नौकरी में जाने देंगे, तुम्हें इस नौकरी में नहीं जाने देंगे। मूलवंश, उसका मूलवंश कहीं से हुआ हो मेरे प्यारे बच्चों, या दो शब्द है, एक मूलवंश और एक उद्भव है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उद्भव और मूलवंश में क्या अंतर है मेरे प्यारे डियर, आपने देखा, जैसे कभी बड़वा जानते हो आप लोग, बड़वा, अरे बड़वा जानते हो क्या, बड़वा होता है अपना इतिहास बताने वाले होते हैं, हमारे तो शेखावटी बेल्ट में बड़वा ही बोलते हैं उनको, है ना, बाकी मुझे पता नहीं, सब अलग अलग नाम हो सकते हैं, जो आते हैं अपना पूरा जन्म कुंडली बताते हैं, तो वो व्यक्ति है ना, वो हमें बता देते हैं कि हमारा मूल वंश, मतलब तुम्हारा मूल वंश कहां से था, तुम्हारे मूल वंश लोगों का उद्भव कहां से हुआ था। भाई एक तो मेरे दादाजी, और मेरे दादाजी का जन्म कहां हुआ था, और मेरे दादाजी के ही जो दादाजी है या उनके भी जो दादाजी है ना, उनका जो मूल जगह कहां थी, वो बोलते हैं उद्भव, और मूल वंश मतलब कहां से तुम्हारा वंश शुरू हुआ है। तो इस आधार पर जाति, लिंग मतलब महिला पुरुष, इसके साथ उद्भव मैंने बता दिया, जन्म स्थान, आपका जन्म चाहे भारत में किसी भी कोने में हुआ हो और आप निवास किसी भी कोने में कर रहे हो, चाहे आपका जन्म है वो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, आप रहे राजस्थान के अंतर्गत रहे हो, आपका जन्म चाहे जम्मू कश्मीर में हुआ, आप रहे तमिलनाडु में रहे हो, तो आपके साथ इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ये लाइनें आप लोगों को क्रमशः याद रखने हैं और ये सब वर्ड याद रखना है। अब एक चीज ध्यान रखना, जहां अनुच्छेद 15(1) में हम लोग 5 प्रकार के विभेद का वर्णन कर रहे थे कि भैया वहां धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान था, उद्भव और कौन सा, दो कौन से इसके अंतर्गत में बात करूं,
वहां धर्म था, मूलवंश थी, जाति थी, लिंग था और जन्म स्थान था ना। उद्भव और निवास के आधार पे यहाँ दो अलग चीजें ऐड की गई है। समझ रहे हैं आप लोग? हम्म, भाई समझ रहे हैं? क्लियर है? उद्भव का मतलब होता है हिमांशु कि जैसे मेरे दादा परदादा है ना, वो कहां से आए हैं, वो कहां से आए हैं। या मान के चलो मेरे दादा परदादा दूसरे धर्म के हैं और मेरा कोई दूसरा धर्म से संबंध हो गया। मेरा दूसरा धर्म से कैसे संबंध हो गया? मान लो कि कोई मेरी माता जी है, वो दूसरे धर्म में शादी कर ले, या मान लो मैं दूसरे धर्म में शादी कर लूं, मेरे जो होने वाली औलाद है, तो अब औलाद का उद्भव तो हमारे जो वंश होगा वहीं से माना जाएगा ना भाई। उद्भव तो जो वंश है वहीं से माना जाएगा। तो हम भांड अलग होते हैं बेटा, भांड अलग होते हैं। ठीक है साहब। तो आर्टिकल 2 तो ये बोलता है कि हम किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करेंगे। अब आर्टिकल 3 जो बोलता है ना, ये निवास के आधार पे विशेष उपाय करता है। ये आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 16 का सब क्लोज 3, ये बोलता है निवास के आधार पर, निवास के आधार पर, निवास के आधार पर विशेष उपाय, विशेष उपाय। सर निवास के आधार पे विशेष उपाय कैसे? हमारी सरकार के द्वारा, हमारे देश के भीतर, सरकार के द्वारा देश के भीतर स्थानीय निवासियों को दोस्तों विशेष उपाय, स्थानीय लोगों के लिए विशेष उपाय किए जा सकते हैं। सर कैसे, थोड़ा बताओ एग्जांपल दे करके। जैसे मैं आज का उदाहरण दे करके बताऊं, अपना राजस्थान है ना, अपना राजस्थान है, बिल्कुल साहब राजस्थान है। अब राजस्थान की अभी पीएसआई की वैकेंसी आई है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, बिल्कुल साहब। अब राजस्थान के लिए ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि साहब इस पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में केवल राजस्थान के निवासी ही भाग लेंगे दूसरे राज्यों के निवासी भाग नहीं लेंगे। जबकि हमने यहां क्या बोला? हमने यहां बोला कि साहब तुम्हारा जन्म स्थान कहीं पर भी हो, तुम्हारा निवास कहीं पे हो, तुम्हारा उद्भव कहीं पर भी हो, तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हमने यहां बोला है कि निवास के आधार पर विशेष उपाय राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत विशेष उपाय जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत कुछ सेवाओं में, है ना, अंतर्गत कुछ सेवाओं में मेरे प्यारे बच्चों, सेवा जानते हो ना, कुछ सेवाओं में, कुछ सेवाओं में स्थानीय निवासियों के लिए विशेष उपाय करेगा। स्थानीय निवासियों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए विशेष उपाय, विशेष उपाय, उपाय करेगा। लो जी साहब, हमने बोला कि भाई हमारा जो राज्य है, राज्य मतलब हमारी सरकार है, वो हमारे राज्य के अंतर्गत कुछ सेवाओं के अंतर्गत वहां के स्थानीय लोगों को मेरे प्यारे बच्चों विशेष प्रोविजन देगा, स्पेशल उपाय करेगा। अब हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा बैक साइड में जाकर के बताऊं आप लोगों को। तो कुछ साल पहले की बात है, 1973 के लगभग की बात है ये। उस समय मेरे प्यारे बच्चों जैसे हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनके लिए इस प्रकार के कानून बनाए थे मेरे प्यारे दोस्त कि भैया अरुणाचल प्रदेश की कोई भी सरकारी नौकरी होगी तो उसमें केवल अरुणाचल प्रदेश के लोग ही भाग लेंगे। हिमाचल की कोई सरकारी नौकरी होगी तो इसमें हिमाचल प्रदेश के लोग ही भाग लेंगे मेरे दोस्त। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है मेरे प्यारे बच्चों? इनके लिए कानून बनाने का जो पावर है वो केवल संसद को है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। लिख लो, अनुच्छेद 16(3) के संबंध में, अनुच्छेद 16(3) के संबंध में, संबंध में कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार
केवल संसद के पास है, या केवल अधिकार केवल संसद के पास है, केवल संसद के पास है मेरे दोस्त। लो जी साहब, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ये क्या हो गया? बताओ, चलते चलते इसमें तो कुछ समस्याएं हो गई क्या? अरे, अब तुम बोलोगे गुरुजी ये तो नहीं। बताओ यार, एकदम से क्या हो गया? मैं उनको बुलाता हूँ 1 मिनट के लिए, है ना। भाई अब आप भी सोचोगे साहब क्या हो गया ये, है भाई क्या हो गया, लेकिन देखो क्या ही कर सकते हैं, जब कभी कभी तकनीकी अपने ऊपर आती है ना भाई, तकनीकी अपने ऊपर आती है तो उसमें हम फिर कुछ कर ही नहीं सकते। ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो नहीं आ रही ना भाई, जो चीज़ें हमें चाहिए वो नहीं आ रही। 1 मिनट का समय दीजिएगा, ये कुछ बोर्ड में प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें। अमित भैया को बुलाया हमने यार, ये बोर्ड में क्या हो गया ऑटोमेटिक देख देख के। पता नहीं ऑटोमेटिक ही आ गया। हाँ जी साहब, आ जाओ वापस आ गए हो। देखो तुम बोलोगे यार गुरुजी तुम भी क्या पढ़ा रही हो, तो बोर्ड के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी है बोर्ड के बारे में, लेकिन पता नहीं ये ऑटोमेटिक जो नया जो बोर्ड है ना आजकल एआई के तहत है। आज मैं जो क्लास में ले रहा हूँ स्टूडियो एकदम नया बना है, पहली क्लास स्टूडियो के अंतर्गत हो रही है ना। तो नए बोर्ड जो है वो नई टेक्नोलॉजी एआई के ऊपर आधारित। अब एआई तो आपको पता है जो चाहे वो कर सकती है। दुर्गा रेगर मुझे पूछ रही है कि संसद क्या होती है। संसद बेटा हमारे देश के अंतर्गत जो कानून बनाने के संस्थान है ना, एक होती है संसद, एक होती है विधानमंडल। संसद जो हमारे पूरे देश के लिए कानून बनाती है, विधानमंडल जो अपने राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। बबलू बिश्नोई जी बोले सर टेस्ट सीरीज कब लाओगे? बेटा देखो आपको मैं चीज बता दूं, है ना, एक चीज बता दूं मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, अब और बता दूं कि भैया आप लोगों की टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो चुकी। कल आप में से कई बच्चों ने टेस्ट दिया भी होगा, है ना। आप लोगों में से कल कई बच्चों ने टेस्ट दिया भी होगा। कल मैं बोलूं तो कल संडे था, 7 सितंबर था। 7 सितंबर को आप लोगों की टेस्ट सीरीज थी। 1 मिनट का टाइम लूंगा मैं। टेस्ट सीरीज, अब देखो मैं आपको एक बार बता दूं ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी कहाँ और आप कैसे दे सकते हो, मैं मेरे मोबाइल के अंतर्गत ओपन करके बता देता हूँ, है ना। कई बच्चे क्या है कि बार बार परेशान हो रहे थे कि सर आप बता रहे हो टेस्ट सीरीज हो रही है, हुई कहाँ में मिली नहीं, है ना। देखो मैंने ये RWA का एप्लीकेशन है, ये मेरे मोबाइल में ओपन किया है। ओपन करते ही इस प्रकार का पूरा इंटरफेस आ जाता है आप लोगों के सामने। अब इसमें थोड़ा सा नीचे स्लाइड करोगे, नहीं यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है फ्री वीकली टेस्ट, है ना, फ्री वीकली टेस्ट। इस पे आप क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे ऊपर ही ऊपर आ रहा है UPSI 2025, यूपी टेट, SSC CGL, इनको स्लाइड करो क्योंकि ये जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके आप लोगों के टेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। आप चाहो तो ये दे सकते हो अगर आप इनमें किसी की तैयारी कर रहे हो तो, ये सब फ्री है आप लोगों के लिए। और नीचे आ जाओ और स्लाइड करो, देखो इंडियन कोस्ट गार्ड, UPSC, NDA, अग्निवीर, BSF, CAPF, CISF, उत्तराखंड T20 सीरीज, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है, ये भी दिया करो आप लोग। सीटेट जुलाई है, DSSS भी आ गया, बिहार आ गया, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर ये रहा। यहाँ राजस्थान पुलिस SI 2025, सर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपके सामने दो टेस्ट खुल जाएंगे।
पहला राजस्थान पुलिस एसआई पेपर सेकंड, और नीचे ये रहा राजस्थान पुलिस एसआई हिंदी 7 सितंबर। अटेम्प्ट पे करो आप, क्लियर क्लिक करो, ये खुल जाएगा। स्टार्ट टेस्ट आप लोगों के सामने है, हो जाएगा। ये लो साहब, ये आप लोगों के सामने आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ सेकंड दिखा रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन है। अब आप क्लिक करते जाओ, सेव और नेक्स्ट करते जाओ। जैसे एक क्वेश्चन था इसके अंतर्गत, है ना, कि हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन है धूमर, धूसर, तुरंग, सारंग, शार्दुल। अब आपको जो आ रहा है वो ऑप्शन टिक कर दो। मान लो मैंने तुरंग कर दिया, अब सेव एंड नेक्स्ट कर दो। इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। मोहन, काशी, यमुना, नदी है, कौन सा होगा भाई। जैसे मान लो नदी कर दिया मैंने, मुझे आता नहीं है, मैं बता दूं हिंदी, फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ऐसे आप लोगों के साथ ये टेस्ट होगा, हर संडे को होगा आप लोगों का। ये फ्री टेस्ट है, ये फ्री है, लेकिन ये टॉपिक वाइज नहीं है ना, ये टॉपिक वाइज नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं, आपका जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, आप लोगों का जो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो मैं बताऊं तो वो शुरू होगा आपका 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे हम लोग। मैं अभी तारीख बता देता हूं, और इसके थोड़े से पैसे लेंगे आपसे, ज्यादा नहीं, नैक के बराबर। यानी कि आप लोगों को टोटल 30 टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट, है ना, और एक टेस्ट के मात्र 5 रुपए, मात्र 5 रुपए से कम मिलेगा आप लोगों को। यानी 149 रुपए में आपको ये पूरे टेस्ट मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो बार बार आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है ना, ये टॉपिक वाइज होंगे, आपको पूरा समझा दिया जाएगा इसमें कैसे होगा। तो प्लीज अब बार बार मुझे ये डिस्टर्ब मत कीजिएगा कि टेस्ट कब ला रहे हो सर, टेस्ट कब ला रहे हो, ये टेस्ट हमारे मिल नहीं रहे हैं, ऐसे तमाम प्रकार के आपके कमेंट आ रहे हैं, है ना। इससे देखो आपका भी समय खराब होता है, मेरा भी होता है। मॉक टेस्ट चलेगा, फ्री वाला तो हमेशा चलता रहेगा आप लोगों का, फ्री वाला हमेशा चलेगा। लेकिन जो टॉपिक वाइज होगा उसका शेड्यूल रहेगा आप लोगों के सामने कि इस दिन ये टेस्ट होगा, आपको उसकी पीडीएफ मिलेगी, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको उस टेस्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो आ जाओ आप लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आर्टिकल 16(3) में हमने देखा कि भाई निवास के आधार के ऊपर हमारे राज्य है वो विशेष उपाय कर सकता है प्यारे डियर, है ना, वो विशेष उपाय कर सकता है निवास के आधार पे मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी साहब, बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल 16 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना आप लोग। आर्टिकल 16 का 4 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, जो सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करता है ना, वो यही करता है भैया। सरकारी नौकरी के अंतर्गत जो आरक्षण की बात करता है वो यही करता है कि भैया राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, यानी हमारी सरकार के द्वारा, हमारे भारत के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, रोजगार और नियुक्ति में, रोजगार और नियुक्ति के अंतर्गत, रोजगार और नियुक्ति, ठीक है ना, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में नागरिकों के लिए, जो हमारे देश के नागरिक है मेरे प्यारे बच्चों, नागरिकों के कि नहीं पिछड़े वर्गों के, ऐसे लिख लो आप, रोजगार एवं नियुक्ति में नागरिकों के लिए, नागरिकों के कि नहीं पिछड़े वर्गों, ऐसे लिखो कि नहीं पिछड़े वर्गों, पिछड़े वर्गों। अब पिछड़े वर्ग में कौन था, एससी, एसटी और ओबीसी, है ना, नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, को आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। मुझे एक बात बताना आप लोग, है ना, मैं आपको ये दो थोड़े से नोट्स बना रहा हूँ, ये चार्ट के माध्यम से बना रहा हूँ, ऐसे ठीक आपको लगेंगे, या केवल मैं लाइन टू लाइन थ्योरी वाइज बनाऊं तब ज्यादा आपको अच्छे लगेंगे। मुझे तो ऐसा ज्यादा अच्छा लग रहा है ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि किताबों के अंतर्गत वो थ्योरी तो रटने वाली चीजें तो वहीं आप लोगों को मिल जाएगी, बाकी आप जैसे बताओगे मैं कर लूंगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है ना,
दीपक मीणा है सर, और सर कोर्स के फ्री टेस्ट मिलते रहेंगे आपको। फ्री टेस्ट तो हमेशा चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। फ्री टेस्ट जो संडे को चल रहे हैं ना, वो हमेशा चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, वो कभी बंद नहीं होंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा ना, वो हमेशा चलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट चाहिए, सीरियल वाइज आपको टेस्ट चाहिए ना, उनके लिए वो पैसे है आपको। अगर आप चाहो कि साहब हमें टॉपिक वाइज नहीं चाहिए, हमें मतलब मैं क्या बताऊं, उस लेवल के नहीं चाहिए, तो आप मत लीजिएगा, कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए हर संडे को फ्री होगा, ठीक है। लेकिन आपको टॉपिक वाइज चाहिए, आपको बेस्ट चीजें चाहिए, तो आप देख लेना फिर अपने हिसाब से। अब एक बार इसकी बात मत कीजिएगा प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे। यहाँ आओ, हमने बोला कि हमारे राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति के अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग है, SC ST OBC है, हम उनको आरक्षण देंगे। यानी कि आरक्षण अनुच्छेद 16(4) में हमने डायरेक्ट आरक्षण की बात की थी। क्लियर? बिल्कुल। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है, मैंने यहां पर एक वर्ड का प्रयोग किया, पिछड़ा वर्ग। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर, पिछड़ा वर्ग, कि सर ये पिछड़ा वर्ग कौन होता है? बैकवर्ड क्लास इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, है भाई, बैकवर्ड क्लास हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, बैकवर्ड क्लास। सर ये बैकवर्ड क्लास कौन होते हैं? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या लिखो? भारत के संविधान में, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया। पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया, नहीं किया गया। लो जी साहब, ठीक है ना। हमने बोला कि भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। अब तुम्हारे दिमाग में आता, सर ये पिछड़ा वर्ग क्या होता है फिर? है भाई, पिछड़ा वर्ग क्या होता है फिर मेरे प्यारे बच्चों? है हिमांशु सैनी, बिल्कुल बेटा, आपका मैसेज भी देखता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, संडे को कौन सा फ्री टेस्ट होता है मुझे पता नहीं बेटा, दुर्गा रेकर एप्लीकेशन के ऊपर होता है। अब देखो मैं बताऊं, अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर जब हमें पता ही नहीं पिछड़ा वर्ग कौन है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? है भाई, जब आपको पता ही नहीं है कि साहब फ्री मॉक टेस्ट मिल कहां रहे हैं, तो आप कैसे दोगे? है कि नहीं है? तो मैंने अभी आपको ओपन करके पूरा बता दिया था कि भाई आप रोजगार विद अंकित की एप्लीकेशन में जाओ, फ्री वीकली टेस्ट के ऊपर जाके क्लिक करो, वहां स्लाइड करो, वहां राजस्थान पुलिस SI आपको मिले, क्लिक करो, फिर टेस्ट दो। ऐसा ही है? बिल्कुल साहब ऐसा ही है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी ऐसा ही हुआ कि साहब हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको परिभाषित किया नहीं है, तो हमने परिभाषित इसको तो नहीं किया, लेकिन हमने एक अनुच्छेद लिख रखा है जिसका नाम है अनुच्छेद 340। हमने एक आर्टिकल 340 लिखा है, और उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति, क्या कि भैया राष्ट्रपति जो है वो पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा। लिख लो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को परिभाषित, परिभाषित करने के लिए एक आयोग का गठन करेगा, एक आयोग का गठन करेगा, आयोग का गठन करेगा। लो जी साहब, बहुत साफ साफ शब्दों में समझो आप लोग कि सर हमने यहां तो बोला कि हम आरक्षण देंगे पिछड़े वर्गों को, फिर हमने यहां बोला कि साहब पिछड़ा वर्ग तो हमें पता ही नहीं कौन सा है, और हमने यहां लिखा कि पिछड़ा वर्ग कौन है उसकी जानकारी के लिए हमारे राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। बहुत बढ़िया साहब। अब तुम्हारे दिमाग में आता, सर क्या हमारे देश में कभी कोई आयोग का गठन हुआ? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हुआ मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम लिख लो या पहला लिख लो आप लोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला
पिछड़ा वर्ग आयोग है। कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों ये पहला पिछड़ा वर्ग आयोग? ये 1953 में आया था और काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। काका कालेलकर, नाम याद रखना भैया, काका कालेलकर अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चों। सुनना रे मेरे दोस्त, हमारे देश में पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए, हमारे देश में पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने एक आयोग का गठन किया। और इस आयोग को हमने बोला कि भाई हमें बताओ भारत के अंतर्गत कितने पिछड़ी जातियां हैं, भारत में कितनी पिछड़ी जातियां हैं, और हम किसको ओबीसी में रखे, किसको एससी एसटी में रखे। तो भाई साहब ये जानकारी प्राप्त करने में क्या हुआ, असफल हुआ, असफल। ठीक है साहब, आगे चल करके मेरे प्यारे बच्चों दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, पिछड़ा वर्ग आयोग। ये कब बना, ये बना 1979 में। इसके अध्यक्ष का नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हें शॉर्ट में मंडल कमीशन भी कहते हैं या बीपी मंडल कहते हैं इनको, है ना, बीपी मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद नाम मिलने की संभावना बहुत कम है, बीपी मंडल मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और इन्हें मंडल आयोग भी कहते हैं या मंडल कमीशन, इन्हें मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है सर, मंडल आयोग जी का गठन 1979 में मेरे प्यारे बच्चों किनके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई सरकार, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा किया गया था। और उस समय मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव, नीलम संजीव रेड्डी, रेड्डी। ध्यान रखना ये नीलम संजीव रेड्डी महिला नहीं पुरुष थे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, मोरारजी देसाई बोल रहे हैं, सॉरी मोरारजी देसाई है वो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति जो है नीलम संजीव रेड्डी साहब थे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, बिल्कुल साहब क्लियर है। अब इन्होंने क्या किया, भारत का भ्रमण किया। समझना एक बार, आप लोग कमेंट के ऊपर फोकस मत करना मेरे प्यारे बच्चों, समझना एक बार कि इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और भ्रमण करके मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने अपनी सिफारिशें दी, भ्रमण करके इन्होंने अपनी सिफारिश दी मेरे प्यारे डियर। और सिफारिश के अंतर्गत बोला कि भैया जो भारत के अंतर्गत अगड़ी जातियां हैं, जो भारत में अगड़ी जातियां हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से, वो क्या हो जाएगी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वो बड़े वर्ग के अंतर्गत आ जाएगी। और जो पिछड़ी जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं वो पिछड़ी वर्ग के अंतर्गत आ जाएगी। इन्होंने भारत के लगभग 3743 जातियों के बारे में अध्ययन किया था। यह फैक्ट है, ये 3743 जातियों का मेरे प्यारे बच्चों भारत के अंतर्गत भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अपनी रिपोर्ट में, पहली रिपोर्ट में जो बात लिखी कि भैया सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, एवं शैक्षणिक रूप से जो अगड़ी जातियां हैं, जो अगड़ी जातियां हैं, अगड़ी जातियां अगड़े वर्ग में होगी, अगड़े वर्ग में, अगड़े वर्ग में, तथा पिछड़ी जातियां,
तथा पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग में होगी। पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग में, पिछड़े वर्ग में। लो जी साहब, ठीक है ना भाई। जो चीजें आगे होगी वो आगे, मतलब जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से समाज में आगे थी वो हमेशा आगे रहेगी, और जो पीछे थी वो हमेशा पीछे रहेगी। आपको पता है इन जातियों का हमारे देश के अंतर्गत कैसे विभाजन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? आपने सुना होगा, है ना? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण थे ना, कौन कौन से थे? ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और एक और रह गया, कौन सा कास्ट, क्या नाम है बताना? इन्हीं के आधार पे फिर हमने जातियों का विभाजन कर दिया कि भाई जो बड़े लोग हैं, जो बड़े समाज के हैं, पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं को जो ज्ञान देते थे, उनके जो पुरोहित वगैरह हुआ करते थे, वो बड़ी जातियों के अंतर्गत आ गए। जो लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, उनके नौकर चाकर होते थे, उनको घोड़ों को चराते थे, वो बीच वाली जाति के अंतर्गत हो गए। जो उनके घर में झाड़ू पोछा का काम करते थे, उनके नौकर वगैरह हुआ करते थे, वो निचली जातियों के अंतर्गत आ गए। ऐसे ही तो जातियों का विभाजन हुआ। अगली जाति मतलब जो हमेशा से आगे रही है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से आगे रही है मेरे प्यारे बच्चों, जिनके पास पैसे हैं, जो अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं मेरे प्यारे डियर, है ना भाई? जो अच्छे अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं उनको अग्र जाति के अंतर्गत शामिल किया गया था। और इन्होंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि भैया ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण, 27% आरक्षण मेरे प्यारे बच्चों दिया जाए साहब। ये बेटा अनिता किसी भगवान ने जाति नहीं बनाई थी, भगवान के दरबार में तो सब एक थे, है ना? भगवान के दरबार में तो सब एक थे, लेकिन हम लोगों ने जाति बना दी। भाई भगवान ने जाति नहीं बनाई है, हम लोगों ने जाति बनाई मेरे प्यारे बच्चों। ये इंसान है, कुछ भी कर सकता है ना? हमें उस चीजों के ऊपर नहीं जाना है, हमें वापस संविधान के ऊपर आ जाओ। पॉलिटी वाली हम लोग बातें करेंगे। अच्छा, क्षत्रिय बोला, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। हाँ, क्षत्रिय उन लोगों को बोला जाता था जो लोगों की रक्षा करते थे, है ना? जो लोगों की रक्षा करते थे मेरे प्यारे बच्चों, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। जो ब्राह्मण हुआ करते थे, है ना, ब्राह्मण हुआ करते थे वो दोस्तों, जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे ना, उनको कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी देते थे। ठीक है ना भाई, उनको कानून व्यवस्था की जानकारी देते थे। वैश्य जो हुआ करते थे वो उनके काम वगैरह वो करते थे। शूद्र जो नीचे जाति के लोग थे, जो घर में झाड़ू पोछा लगाते थे, वो होते थे। अब देखो, जैसे अभी आपको पता हो तो अमेरिका ने एक वर्ड का प्रयोग किया था, है ना? अमेरिका ने एक जातिवादी शब्द का प्रयोग किया था, आपको पता हो तो, कि भारत जो रसिया से तेल खरीदता है उनसे भारत के ब्राह्मणों को फायदा मिलता है। आई थिंक आपने पढ़ा हो तो। उसमें ब्राह्मण जाति का उल्लेख नहीं, आप लोगों को मैं बता दूं। जो अमेरिका जैसा देश है, पहले यूरोप भी हुआ करता था, आप तो यूरोपीय शब्द का प्रयोग नहीं करते। ब्राह्मण जाति का मतलब, ब्राह्मण शब्द का मतलब है भारत के धनी लोग। जो अमेरिका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया वो किसी जाति के लिए नहीं किया है, वो किया गया जो भारत के धनाढ़ लोग हैं, जिनके पास पैसे ज्यादा है, उनको उनसे फायदा मिलेगा। ये अमेरिका ने बोला था मेरे प्यारे बच्चों। जबकि उसमें कई लोग बोलते हैं कि साहब ब्राह्मणों को फायदा होगा, ब्राह्मणों को नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। आप ये सोच रहे कि जो हमारे पंडित जी होते हैं उनको फायदा होगा, नहीं। ब्राह्मण का मतलब अमेरिका की नजरों में है भारत के पैसे वाले लोग, प्यारे दोस्त। ठीक है ना? भारत के पैसे वाले लोग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल साहब। तो इन्होंने ये बात बोली। अब आगे चल करके मेरे प्यारे बच्चों वीपी सिंह की सरकार आई 1989 के अंतर्गत, है ना? 1989 में वीपी सिंह का पूरा नाम था विश्व प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह, विश्व प्रताप सिंह मेरे प्यारे बच्चों। वीपी सिंह 1989, ऐसे लिखो, वीपी सिंह सरकार ने, विश्व प्रताप सिंह, वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। लो जी साहब, कब दिया?
ये 1989 से 90 तक इनकी सरकार रही थी। समझना एक बार, हमने बोला कि वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो इन्होंने मान ली थी दोस्तों। अब जब जब वीपी सिंह जी ने ओबीसी को आरक्षण दिया ना, तो उसके बाद में जो दूसरी सरकार आई थी दोस्तों 1991 में पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक आधार पर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया। 10% आरक्षण, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% आरक्षण दिया। अब इन दोनों लाइनों में समझना एक बार, मंडल कमीशन जो आया था 1979 में, 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने भारत के लगभग 3737 है या 47, 3737 जातियों का उल्लेख किया और उन्होंने बोला कि साहब इतने देश के अंतर्गत पिछड़ी जातियां हैं, तो फिर बोला कि साहब जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है ना, पिछड़ी जातियां हैं, उनको पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत कर दो, और जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो अगड़ी जातियां हैं उनको अगला वर्ग कर दो। ठीक है, उनको मतलब जनरल वर्ग के अंतर्गत कर दो मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। फिर बोला कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो होगा ओबीसी, उसको सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। और विश्व प्रताप सिंह जो है, वीपी सिंह जी, जब उनकी सरकार बने 1989 में, चौधरी देवीलाल और वीपी सिंह जी, चौधरी देवीलाल जिसको ताऊ कहते हैं, वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे भाई। जब सरकार 1989 में राजीव गांधी हारे थे, उनके ऊपर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा था, तो उस समय जब चुनाव हुए थे तो सब लोगों ने चौधरी देवीलाल को ताऊ बोलते थे। उस समय बोला कि साहब ताऊ को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब ताऊ ताऊ था, साहब हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, हम तो वीपी सिंह जी को बनाएंगे। वीपी सिंह को बना दिया, और वीपी सिंह जी ने मेरे प्यारे बच्चों ओबीसी को, पहले 21% आरक्षण था, 21% से बढ़ा करके 27% कर दिया। और फिर 1991 के अंतर्गत जब पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था, हाँ रवीना गुजर बिल्कुल 3743 जातियां थी, माफी चाहता हूं, जातियों को वैसे आपको फैक्ट नहीं याद रखना है। तो उन्होंने आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग थे उनको भी 10% आरक्षण दे दिया। अब भाई साहब जैसे ही इन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया, तो हमारे देश के अंतर्गत एक बहस छिड़ गई कि साहब हमने आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत उल्लेख कर रखा है कि हम जो आरक्षण देंगे ना, हम जो आरक्षण देंगे वो केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से देंगे। जो पिछड़े वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है, केवल उन्हीं को आरक्षण देंगे, इनको आरक्षण नहीं देंगे जो पैसे से कमजोर है। तो भैया इसके लिए केस आया था इंदिरा साहनीवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इंदिरा साहनीवाद, इंदिरा साहनीवाद। ये इंदिरा साहनीवाद आया था 1992 के अंतर्गत, आरक्षण के लिए आया था। मैं भी बता रहा हूं आप लोगों को, इतना इंपॉर्टेंट केस है ये भाई साहब, जिसको मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसको है ना कई बार आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो भैया मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। दोनों में सेम कहां लिखा है? हाँ हाँ, तो 27% आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने सिफारिश की ना, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण देना चाहिए, तो वीपी सिंह जी ने दिया था 27%। पहले 27% नहीं था, पहले 21% था, है ना। पहले जो ओबीसी का आरक्षण था वो 21% था मेरे प्यारे बच्चों, 21% से बढ़ा करके 27% किया था इन्होंने, ठीक है ना भाई, 21% से बढ़ा करके 27% किया था मेरे प्यारे बच्चों। अब इंदिरा साहनी केस आया साहब, और इंदिरा साहनी ने आते ही बोला मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो है ना, पहले तो इन्होंने बोला कि साहब जो मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग का गठन किया है ना, वो सही है। इन्होंने बोला कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, वर्ग को 27% आरक्षण, आरक्षण वैध है, वैध है, वैध का मतलब है वैलिड है, सही है। क्या है? सही है मेरे प्यारे बच्चों। क्यों सही है?
क्यों सही है? क्योंकि पिछड़ापन का जो आधार था वो हमने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से स्वीकार किया था मेरे प्यारे बच्चों। हमारे देश के अंतर्गत जो पिछड़ा वर्ग था वो हमने किस आधार पर स्वीकार किया था? सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर। सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर मेरे प्यारे बच्चों, इस आधार पे हमने पिछड़ा वर्ग को स्वीकार किया था। ठीक है जी साहब। दूसरा मैं बताऊं आप लोगों को, दूसरा इंदिरा साहनीवाद ने बात बोली। दूसरा इंदिरा साहनीवाद के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों कि आर्थिक आधार पे जो 10% आरक्षण दिया गया था, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण, आरक्षण अवैध है, अवैध है यानी इनवैलिड है। इनवैलिड है मतलब जो पीवी नरसिम्हा सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया है वो मेरे प्यारे बच्चों वैलिड नहीं है। क्लियर? अंकिता बेटा आप पहले एक बार है ना आर्टिकल 15 और 16 दोनों पढ़ करके आना। पॉलिटी है, थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे तो यहां तक हमें जाना पड़ेगा। अगर मैं आऊंगा तो मैं ऊपर ऊपर से 16 सीधा 16 लिखा दूंगा, लोक नियोजन में अवसर की समानता आ जाओ आर्टिकल 17 के अंतर्गत। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आप डबल स्टार लगेगा आपके, है ना अंकिता? बेटा डबल स्टार लगेगा तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। आप सोच रहे हो कि मैं आऊं यहां पर मैं पढ़ा करके चला जाऊं, तुम नोट्स बंद कर दो और अगले दिन आओ और फिर आप सीधा डायरेक्ट क्लास में नोट्स खोलो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होगा मेरे डियर, है ना? नहीं होगा। हाँ, आपको समझ में ना आए एक बार नहीं 10 बार मुझे पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं भाई, मैं बताने के लिए तैयार हूं बेटा आपको। ठीक है ना? तो थोड़ी सी मेहनत करो, आप शब्दों के ऊपर फोकस करो, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, कड़ी जोड़ो एक दूसरे से कि ये पूछ क्या रहा है भाई, ये पूछ क्या रहा है। डीप में पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, अगर मैं ऊपर से पढ़ा दूंगा तो आप लोग हाँ यार सर बहुत तकड़ा है, तो लेकिन वो एग्जाम में काम का नहीं आएगा। और मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन करवाना है, सिलेबस करवाना नहीं। ये मैंने पहले दिन बोला है भाई, मैंने पहले दिन बोला है मेरे दोस्त। तो इन्होंने भैया आर्थिक आधार पे जो 10% आरक्षण है इनको इनवैलिड कर लिया। और तीसरी बात इन्होंने बोली कि ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू होगा। ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू होगा। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है? लागू होगा है। क्रीमी लेयर का वैसे शुद्ध हिंदी के अंतर्गत अगर मैं अर्थ बताऊं ना आप लोगों को तो वो होता मलाईदार परत, है ना? अगर हम लोग इसका हिंदी में अर्थ की बात करें तो वो अर्थ होगा इसका मलाईदार परत। मलाईदार परत इसका मतलब समझते हो आप लोग? देखो मैं बताऊं, दूध होता है, दूध को गर्म करके हम थोड़ा ठंडा करते हैं तो इसके ऊपर जो क्रीम होती है ना ऊपर आ जाती है, एक मलाई आ जाती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? ऊपर एक मलाई आ जाती है जिसको हम क्रीम कहते हैं, कई लोग मलाई कह देते हैं, बाकी दूध पूरा रह जाता है। ठीक ना? मलाई पूरी मतलब जो मेन टॉप चीज होती है, जो दूध है, दूध से हम दही जमाया, 5 लीटर दही है, अब दही को हम बिलोएंगे, छाछ करेंगे तो 5 लीटर दही से मुश्किल से 300 ग्राम 400 ग्राम घी निकलेगा, क्रीम जो है। वैसे ये एक बात बोलता है ना? ठीक है। वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ओबीसी के अंतर्गत है कि भैया ओबीसी के अंतर्गत जो लोग पैसे वाले हैं, ओबीसी में जो लोग पैसे वाले हैं ना उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमिलियर का मतलब है कि एक निश्चित राशि हमने डिसाइड कर दी कि भैया 8 लाख से ऊपर जिनकी आय है उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना? हाँ जी साहब। अब मैं आपसे 2-3 मिनट है वो बातें कर लेता हूं। कई बच्चे जो बोल रहे हैं कि जैसे अंकिता थी, बेटा अंकिता आपको गुड़िया कुछ पूछना है तो आप पूछेगा मुझे। हाँ बिल्कुल, मोहम्मद हिजाब डीप तो पढ़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि यहां से आपको इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाएगी और पॉलिटी आपकी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी दोस्तों, इसलिए मुझे इतना डीप पढ़ाना पड़ रहा है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, महेंद्र सिंह आरएस लेवल चल रहा है अपना शिवानी, बिल्कुल। आर्टिकल 340 राष्ट्रपति को पावर देता है कि आपको राज्य के अंतर्गत यानी हमारे देश के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो एक आयोग का गठन कर सकते हो। तो राष्ट्रपति जी को मेरे प्यारे बच्चों 10% क्या नाम है पिछड़ा वर्ग के लिए जानकारी प्राप्त करनी, तो उन्होंने एक आयोग का गठन कर दिया।
हाँ सर, आपने बताया कि ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण मिलता है, लेकिन इस बार आरपीएफ एसआई का रिटर्न मेरिट में जनरल ने 3 नंबर ज़्यादा मेरिट ईडब्ल्यूएस की गई, तो फिर 10% आरक्षण कहाँ मिल बेटा? वो पॉपुलेशन के आधार पे मिलता है वो। पॉपुलेशन मतलब मेरा मतलब है कि क्या बोलता हूँ मैं इसको, जो फॉर्म भरा जाता है ना, अब मान के चलो जैसे मैं एग्जाम के तौर पे बताऊँ, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ कि भैया टोटल 10 ही पोस्ट है, टोटल 10 ही पोस्ट है। इसमें अलग अलग हमने बांट दी कि भैया 3 पोस्ट है, जैसे 5 पोस्ट है वो तो जनरल की हो गई, वो तो जनरल की हो गई। एक है वो एससी की हो जाएगी, एक एसटी की हो जाएगी, एक ओबीसी की हो जाएगी, एक है वो ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी। उस इस प्रकार से डिवाइडेड होता है मेरे प्यारे डियर। तो जब नंबर अब यहाँ पे है, मान लो यहाँ 1 पोस्ट के लिए 1000 बच्चे हैं और यहाँ 5 पोस्ट के लिए 20 बच्चे हैं। अब ये ज्यादा नंबर लाए तो इनकी मेरिट तो ज्यादा जाएगी मेरे प्यारे डियर, है ना भाई? वो तो जाएगी मेरे प्यारे डियर। और आजकल नॉर्मलाइजेशन में तो मामला और भी बहुत ज्यादा गड़बड़ सा होने लग गया है। 16-3 बोलता है अर्जुन मुंडा जी कि भाई साहब अपना राजस्थान है, राजस्थान में जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती है तो पुलिस के लिए केवल राजस्थान के बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा हमारी सरकार नियम बना सकती है, लेकिन वो नियम केवल संसद बनाएगी, राजस्थान सरकार नहीं बनाएगी। सर शेड्यूल पे पढ़ना 149 पेपर, हमें शेड्यूल मिलेगा क्या? हाँ वो मिलेगा, पहले आपको शेड्यूल मिलेगा उसके बाद में दिया जाएगा दोस्त। चलो ठीक है, अब कल मिलेंगे आप लोगों से ना, और कल अपना आर्टिकल 16, 17, 18 तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।